हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। ओके, भाग 4 है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और यह है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं पॉइंट क्या क्या है पॉइंट इसमें। हमारा फर्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ओके, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सेकंड पॉइंट देखिए हमारा क्या है। सेकंड पॉइंट है ग्रैनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की मूल आत्मा कहा। क्या कहा? संविधान की मूल आत्मा कहा। किसने कहा? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। नीति निर्देशक तत्वों को 3 आधार पे बांटा जा सकता है: समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी नीति निर्देशक तत्व। ओके, आइए देखते हैं फर्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा। अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? भाग 4 में राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 में परिभाषित है। क्या कहा है? भाग 4 में राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 में परिभाषित है। तो मैंने आपको बताया था, तो अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। उसमें क्या है? इसके अनुसार भाग 3 में राज्य शब्द के अंतर्गत भारत सरकार, सभी राज्य सरकारें तथा सभी स्थानीय संस्थाएं शामिल होंगी। ओके, आर्टिकल 37 क्या कह रहा है हमारा? आर्टिकल 37 देखिए क्या है। आर्टिकल 37 है नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। ओके, किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है, किंतु इनको लागू करना राज्य का कर्तव्य है। इनको लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में पहला पॉइंट क्या है? राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे जनता के कल्याण में वृद्धि हो। क्या हो? जनता के कल्याण में वृद्धि हो। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है राज्य आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करे तथा अवसर की समानता प्रदान करें। राज्य आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करे तथा अवसर की समानता प्रदान करें। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 यानी अनुच्छेद 39। फर्स्ट पॉइंट क्या है अनुच्छेद 39 में? स्त्री पुरुष को जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराना। ओके, क्या कह रहा है? स्त्री पुरुष को जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराना। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? राज्य के संसाधनों का नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सबका कल्याण हो सके। ओके, राज्य के संसाधनों का नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सबका कल्याण हो सके। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। ठीक है, समान वेतन मिलेगा। चौथा पॉइंट है आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो जो सभी के लिए हितकारी हो। ओके, आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो जो सभी के लिए हितकारी हो। ये हो गया। अब आर्टिकल क्या कह रहा है? अनुच्छेद 39A। ओके, 39A क्या कह रहा है? निःशुल्क कानूनी सहायता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 39A निःशुल्क कानूनी सहायता। ओके, फिर क्या है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। यह भी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन। अब आते हैं आर्टिकल 41 पे। आर्टिकल 41 क्या कह रहा है हमारा? कुछ दशाओं में काम। ओके, क्या बोल रहा है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, आर्थिक सहायता प्रदान करना। ओके, आर्टिकल 41 कह रहा है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना। बेरोजगारी भत्ता से प्रेरित है ये। ओके, अगला देखिए क्या है? आर्टिकल 42 यानी अनुच्छेद 42 काम करने की न्यायोचित प्लस मानवोचित स्थिति उपलब्ध कराना तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। ओके, अनुच्छेद 43 आर्टिकल 43 क्या कह रहा है? कामगारों को उचित निर्वाह मजदूरी। यह मनरेगा से प्रेरित है। ओके, कामगारों को उचित निर्वाह मजदूरी इंपॉर्टेंट है ये भी। आर्टिकल 43 ये क्या कह रहा है? 43 ये कह रहा है उद्योगों के प्रबंध में मजदूर की भागीदारी।
उद्योगों के प्रबंध में मजदूर की भागीदारी, आर्टिकल 43 ये कह रहा है हमारा। अब देखिए इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या कह रहा है? राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का प्रयास। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 44 राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास। नोट में देखिए क्या है, भारत का एकमात्र राज्य गोवा जहाँ पर समान नागरिकता संहिता लागू है। भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया है। ओके, फिर आइए देखते हैं क्या है। फिर है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कह रहा है? आर्टिकल 45 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में ये कह रहा है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क, क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कराना। वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन के तहत इसे अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया। ओके, आर्टिकल 45 ये कह रहा है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कराना, ठीक है, और इसे वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन के तहत इसे अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 46 क्या कह रहा है? आर्टिकल 46 है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और कमज़ोर वर्गों को शिक्षा प्रदान करना तथा उनके हितों का ध्यान रखना। ओके, अब आते हैं आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर सुधारना तथा सामाजिक व्यवस्था में सुधार करना। यह भी इम्पोर्टेंट है, 47 इम्पोर्टेंट है। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर सुधारना तथा सामाजिक व्यवस्था में सुधार करना। अब आते हैं अनुच्छेद 48। आर्टिकल 48 क्या कह रहा है? कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक रंग से तथा वैज्ञानिक ढंग से विकास करना। कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक रंग से तथा वैज्ञानिक ढंग से विकास करना। ओके, फिर आइए देखते हैं क्या है। फिर है अनुच्छेद 48A। 48A क्या कह रहा है? पर्यावरण की रक्षा व संवर्धन यानी ग्रोथ करना, पर्यावरण की रक्षा करना और ग्रोथ करना। ओके, अनुच्छेद 48A ये कह रहा है हमारा। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 क्या कह रहा है? ऐतिहासिक स्मारकों व स्थलों का संरक्षण, ऐतिहासिक स्मारकों व स्थलों का संरक्षण करना। ओके, ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 49 के अंतर्गत। अब देखते हैं अनुच्छेद 50 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण। किसका? कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण। ये किसके अंतर्गत आ रहा है? अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। अब लास्ट है हमारा आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ओके, तथा दो देशों के बीच विवादों को सुलझाने का प्रयास करना। अनुच्छेद 51 हमारा ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना तथा दो देशों के बीच विवादों को सुलझाने का प्रयास करना। ओके, तो ये हमारे सारे आर्टिकल मैंने आपको बता दिए। ओके, मैंने आपको सारा आर्टिकल बता दिया। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक मैंने आपको बता दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख लेंगे। आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड से। ओके, किससे? आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मैंने अभी बताया आपको किस भाग में है, भाग 4 में है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ओके, चौथा क्वेश्चन है हमारा, संविधान का वह कौन सा भाग है? क्या पूछ रहा है? संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो कौन सा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
5वां क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? कौन कौन से हैं? आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक। ओके, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक। 6वां क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या करना? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? ओके, समान नागरिक संहिता लागू है तो गोवा में लागू है। ओके, गोवा में। मैंने बताया आपको। राज्य के नीति 8वां क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की आशा की जाती है। अब क्या है, 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या बोल रहा है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, तो अनुच्छेद 38 में वर्णित है। ओके, 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, 10वां क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता है अनुच्छेद 39 में। ओके, किस में है? अनुच्छेद 39 में है। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है तो अनुच्छेद 40 देता है। ओके, अनुच्छेद 40। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है अनुच्छेद 44 में। ओके, किस में? अनुच्छेद 44 में कही गई है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आज के, मैंने आपको बता दिए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर मेरे पढ़ाने में कोई भी गलती हो, किसी प्रकार की कोई भी गलती होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।